मैं राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर रहित विज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम रूसों ने जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के आधार पर राज्य की स्थापना की, उस सिद्धांत की तर्क वितर्क के आधार पर आलोचना एवं महत्व के बारे में जानना चाहेंगे। वैसे 17वीं और 18वीं शताब्दी तक सामाजिक समझौते के सिद्धांत का अत्यंत महत्व था, परंतु रूसों की मृत्यु के उपरांत इसका धीरे धीरे पतन होता चला गया, क्योंकि बेंथम, सर फ्रेडरिक पोलक, वहान और एडमंड बर्क द्वारा इस सिद्धांत की कटु आलोचना प्रस्तुत की, जबकि सर हेनरी ने इसे व्यर्थ का सिद्धांत बताया। फिर भी इसका महत्व भी है और कुछ तर्क के आधार पर आलोचना भी प्रस्तुत की जा सकती है। पहले हम इसका सिद्धांत की आलोचना के विषय के ऊपर प्रकाश डालते हैं, उसके उपरांत इसके महत्व पर हम प्रकाश डालेंगे। प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण रूसों के द्वारा किया गया, वह अवस्था वास्तविक रूप से एक मात्र कल्पनाई प्रतीत होती है, अर्थात प्राकृतिक अवस्था का चित्रण काल्पनिक है। पहली विशेषता है, प्राकृतिक अवस्था का चित्रण काल्पनिक है, क्योंकि रूसों के द्वारा जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया गया है, ऐसा शांत में, सुख में, आदर्श जीवन यापन कभी प्राकृतिक अवस्था में रहा हो, ऐसा कोई साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिनके आधार पर कहा जा सके कि रूसो जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है वह वास्तव में अस्तित्व में रही है। अतः हम एक काल्पनिक अवस्था की और रूसो हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो दूसरा बिंदु आता है मानव स्वभाव का गलत तरीके से वर्णन करना, अर्थात मानव स्वभाव की गलत व्याख्या। रूसो अपनी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण जिस मानव स्वभाव की भावना के ऊपर निर्धारित करते हैं, वह वास्तविक रूप से एक पक्षीय रहा हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य में दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात उसमें अच्छाई भी होती है तो उसमें बुराई भी होती है, जबकि रूसो अपने सिद्धांत में केवल मनुष्य की उन अच्छाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करता है जिनके आधार पर प्राकृतिक अवस्था का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव स्वभाव का चित्रण एक पक्षीय किया गया है, जिसके आधार पर हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि प्राकृतिक अवस्था उसके मानव स्वभाव के आधार पर टिकी हुई अवस्था है। अगला बिंदु आता है समाज की प्रगति के विरोध का सिद्धांत जान पड़ता है, अर्थात रूसो मानता है कि समाज की प्रगति के परिणाम स्वरूप ही प्राकृतिक अवस्था का अंत हुआ, प्राकृतिक अवस्था में दोष उत्पन्न हुए, इस वजह से प्राकृतिक अवस्था की ओर पुनः लौटना चाहिए, अर्थात प्रगति विरोधी सिद्धांत माना जा सकता है, क्योंकि मनुष्य हमेशा प्रगति की ओर आगे बढ़ना चाहता है, जबकि रूसो अपने सिद्धांत के माध्यम से प्रकृति के विरुद्ध जाकर के प्रकृति जो विकास की जो प्रक्रिया है उसको रोकने का प्रयास करता है, क्योंकि वह बताने का प्रयास करता है कि प्रगति के द्वारा समाज में अवरोध उत्पन्न होते हैं, समस्याएं आती हैं, बुराइयां अडॉप्ट होती हैं, इसलिए प्रगति की जगह किल जिस जगह है वहीं रह करके जीवन यापन करना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति हमेशा प्रगति चाहता है, जबकि रूसो इस प्रगति का विरोध करता है। तो अगला बिंदु आता है राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं वरन विकास का एक परिणाम है। रूसो मानता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है, अर्थात सभी व्यक्तियों ने उस प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न बुराइयों का अंत करने के लिए आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया है, जबकि ऐसा प्रतीत
नहीं होता, क्योंकि राज्य का निर्माण किसी एक घटना या एक परिणाम के स्वरूप नहीं हुआ, इसका धीरे धीरे शैन विकास हुआ है। अर्थात राज्य का निर्माण किसी आकस्मिक घटना के परिणाम स्वरूप नहीं होकर के प्रगति के विकास की परिगाथा का परिणाम है। तो अगला बिंदु आता है, व्यक्ति को निरंकुशता के हवाले, अर्थात व्यक्ति निरंकुशता के हवाले हो जाता है, क्योंकि जिस समय इच्छा की कल्पना रूसों द्वारा की जाती है वह निरंकुश है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या बंधन नहीं है और व्यक्ति उसके आदेशों का पालन करने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रूसो अपने समझौते के माध्यम से निरंकुश शासन की स्थापना करता है, जहां व्यक्ति के किसी प्रकार से अधिकार स्वतंत्रता का सम्मान नहीं किया जाता। एक और वो कहता है कि व्यक्ति इस समझौते के माध्यम से अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लेता है, परंतु यह संभव नहीं है। एक बार अधिकार और स्वतंत्रता त्यागने के उपरांत सरकार या द्वारा अपने इन अधिकारों को छोड़ना व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जिस प्रकार से रूसो का सिद्धांत एक शीश कटा लेविथन के समान प्रतीत होता है, अर्थात रूसो का राज्य शीश कटा लेविथन है, क्योंकि रूसो एक सर्वाधिकारवादी राज्य की बात करता है। सभी व्यक्ति अपने अधिकारों को त्याग कर देंगे, अपनी स्वतंत्रता को छोड़ देंगे, तो एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, अर्थात एक निरंकुश शासन प्रणाली की स्थापना होती है। राजतंत्र की नहीं, सॉरी, एक निरंकुश शासन प्रणाली की स्थापना हुई। निरंकुश राज प्रणाली के माध्यम से हमें ये हॉब्स के लेविथन के समान प्रतीत होता है, जहाँ सभी व्यक्ति अपने अधिकार और स्वतंत्रता का त्याग कर देते हैं, तो एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हॉब्स के सिद्धांत में प्रतीत होती है। वैसी ही कुछ समानता लिए हुए रूसो का सिद्धांत भी वैसा ही जान पड़ता है, इसलिए इसे शीश कटा लेविथन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति इस समय इच्छा के विरुद्ध जाने का प्रयास नहीं करता, इसलिए इसे निरंकुशता के तहत ही माना जाएगा। व्यक्ति की स्थिति हास्यप्रद प्रतीत हो जाती है, अर्थात रूसो व्यक्ति को दोहरा व्यक्तित्व प्रदान करता है। एक और तो वह शासन में भागीदार होता है, तो एक और वो नागरिक और कानून का आदेश मानने के लिए भी उत्तरदायी होता है, अर्थात शासन में भागीदार भी है तो कानून का आदेश मानने के लिए भी प्रतिबंधित है। इस प्रकार से वह एक नागरिक और प्रजा दोनों है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की स्थिति एक हास्यास्पद स्थिति की ओर अग्रसर हो जाती है। इसके उपरांत अब हम इसके महत्व की ओर प्रकाश डालते हैं कि सिद्धांत का महत्व क्या है। रूसो के सिद्धांत की आलोचना की गई है, इसे काल्पनिक माना गया है, किंतु ये अपना महत्व भी रखता है। इस सिद्धांत के द्वारा देवीय अधिकार के सिद्धांत की आलोचना की गई, देवीय राज्य की आलोचना की गई और एक उस समय चला आ रहा निरंकुश तंत्र की जो धारणा को तोड़ने का प्रयास किया। तो दूसरा बिंदु आता है, इस सिद्धांत के द्वारा राज्य को मानवीय संस्था बताकर निरंकुश शासन का विरोध किया। इसके द्वारा इस सिद्धांत ने लोकतांत्रिक राज प्रणाली की स्थापना पर बल दिया। तो अगला बिंदु आता है,
संप्रभु सिद्धांत की वह कल्पना करता है, संप्रभुता के आधार पर राज्य का निर्माण करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसो अपने सामाजिक सिद्धांतों के माध्यम से निरंकुश तंत्र, लोकतंत्र की स्थापना पर बल देता है, निरंकुश तंत्र को त्यागने पर बल देता है और संप्रभुता की बात करता है। धन्यवाद।